नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में चलेंगे जो सत्ता, लालच और बगावत की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक की हुक्मरान बन बैठी। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? एक कॉरपोरेशन जो सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, उसने इतने बड़े साम्राज्य पर कब्जा कैसे कर लिया? यही वो पहेली है जो हमारी आज की पड़ताल के सेंटर में है, और इसकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कंपनी की इस हैरत अंगेज तरक्की को। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये कोई आम कंपनी नहीं थी। ये एक ऐसी अनोखी ताकत थी जिसे मुनाफे और सत्ता दोनों की जबरदस्त भूख थी, और ये वो ताकत बनी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ के रख दिया। और देखिए, इस प्रॉब्लम की जड़ को तो बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। 1783 में ही ब्रिटिश राजनेता एडमंड बर्क ने साफ साफ देख लिया था, कंपनी के लिए व्यापार और सरकार चलाना, ये दोनों चीजें हमेशा से एक दूसरे में उलझी हुई थी। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि उनकी सोची समझी रणनीति थी। उनके लिए मुनाफा और सत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और ये जो बदलाव था वो बिजली की रफ्तार से हुआ। सोचिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई में एक बड़ी जीत से लेकर 1833 के चार्टर एक्ट तक 100 साल से भी कम वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट से एक ताकतवर, खुद मुख्तार हुकूमत में बदल गई। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो मालिक बन चुके थे। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? आखिर इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की जमीन पर अपनी पकड़ बनाए कैसे रखी? तो चलिए अब उन सिस्टम्स और सोच की पेचीदा मशीनरी को समझते हैं जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपने नए साम्राज्य पर राज करने के लिए किया था। अंग्रेजों के लिए भारत का कानूनी सिस्टम एक पहेली जैसा था। भारत में कानून हमेशा से ही काफी लचीला और डाइवर्स रहा है, जो स्थानीय रीति रिवाजों और धार्मिक किताबों से मिलकर बनता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे बस दो सिंपल ऑप्शंस में बांट दिया, या तो एक तानाशाह शासक की मनमानी, या फिर ऐसे पुराने धार्मिक कानून जो कभी बदले ही नहीं। और ये दोनों ही नजरिए सच्चाई से कोसों दूर थे। और इसी कंफ्यूजन से जन्म हुआ राज करने के दो अलग अलग तरीकों का। एक तरफ थे वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे ओरिएंटलिस्ट, जो मानते थे कि भारत के मौजूदा सिस्टम के जरिए ही राज करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे एंग्लिसाइजिंग सोच वाले लोग थे, जो भारतीय सिस्टम को पूरी तरह से पश्चिमी कानूनों से बदलना चाहते थे। और ये वैचारिक लड़ाई ब्रिटिश राज की एक पहचान बन गई। लेकिन देखिए, जैसे जैसे अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई ना, विरोध की चिंगारी भी सुलगने लगी। हालांकि आज़ादी का रास्ता सीधा नहीं था। खुद आज़ादी के आंदोलन के अंदर ही इस बात पर बहुत गहरे मतभेद थे कि आने वाला कल कैसा होना चाहिए। और इस बंटवारे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें आज़ादी की लड़ाई के दो सबसे बड़े चेहरों, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच देखने को मिलता है। गांधी जी के लिए अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत था जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता था। वहीं बोस के लिए आज़ादी हासिल करने के लिए कोई भी तरीका, यहाँ तक कि हथियारों का इस्तेमाल भी जायज़ था। उनकी सोच अर्थव्यवस्था से लेकर विदेशी गठबंधनों तक हर मुद्दे पर टकराई, जो ये दिखाता है कि आज़ादी का कोई एक सीधा रास्ता नहीं था। और ये लड़ाई सिर्फ जाने पहचाने चेहरों तक ही सीमित नहीं थी। इतिहास उन अनगिनत गुमनाम हीरो की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं से लेकर दुर्गा भाभी जैसी बहादुर औरतों तक आम लोगों ने गजब का साहस दिखाया। लेकिन उनकी कहानियां अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती हैं। और आखिर में ब्रिटिश राज का अंत आज़ादी के किसी शांति भरे जश्न के साथ नहीं हुआ, बल्कि ये एक जल्दबाजी और बेरहमी से किए गए बंटवारे पर जाकर खत्म हुआ, जिसने एक ऐसी इंसानी त्रासदी को जन्म दिया जिसकी भयावहता आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। असल में सबसे बड़ी दिक्कत थी वक्त की कमी। लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख को लगभग 1 साल पहले खिसका दिया, जिससे इतने बड़े उपमहाद्वीप को बांटने के लिए सिर्फ 72 दिन बचे। उनके अपने अधिकारियों ने कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन फैसला हो चुका था। ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी, ये एक अफरा तफरी में की गई भगदड़ थी। इसका नतीजा था इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। करीब 1.5 से 1 करोड़ 80 लाख लोग, मर्द, औरतें और बच्चे अपने ही घरों से बेघर हो गए। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, ये उस समय लंदन की कुल आबादी से भी दोगुनी थी।
और इस उथल पुथल की जो इंसानी कीमत थी वो दिल दहला देने वाली थी। आज के अनुमान बताते हैं कि बंटवारे की हिंसा में 23 से 32 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो परिवार हैं जो बिखर गए, वो भविष्य हैं जो मिटा दिए गए, और वो जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए बदल गईं। शायद सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये हिंसा अक्सर अजनबियों का काम नहीं थी। जैसा कि ये दर्दनाक बयान दिखाता है, ये पड़ोसी ही थे जो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दशकों, यहाँ तक कि सदियों से बना विश्वास का रिश्ता एक पल में टूट गया। हिंसा की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। एक ब्रिटिश अधिकारी का यह छोटा सा सपाट बयान उस वक्त की अकल्पनीय भयावहता को दिखाता है। उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसके स्तन काट दिए गए थे और अब उन्हें तल रहे थे। उसने उन सबको गोली मार दी। इन शब्दों की हैवानियत को समझ पाना भी लगभग नामुमकिन है। दशकों बाद जब वक्त की धूल बैठ चुकी है, एक परेशान करने वाला सवाल आज भी कायम है। इस दौर की कुछ सबसे दर्दनाक कहानियां आज भी इतनी कम क्यों जानी जाती हैं? ये सवाल हमें सिर्फ उन घटनाओं से आगे ले जाकर ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को याद कैसे किया जाता है और कैसे उसे चुप करा दिया जाता है। आखिर कुछ आवाजों को हमेशा के लिए खामोश क्यों कर दिया गया? तो इस चुप्पी की वजह काफी गहरी और पेचीदा है। भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों ने कभी कोई सच्चाई सामने लाने वाला कमीशन नहीं बनाया। अंग्रेज अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ना चाहते थे। जिन महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई, उन्हें अक्सर समाज में बदनामी का डर था, और कई लोगों के लिए तो जख्म इतने गहरे थे कि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। खामोशी ही उनका एकमात्र जवाब थी। और यहीं पर हम आज अपनी बात खत्म करते हैं। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो अतीत में हो चुका, ये याद रखने का, गवाही देने का एक एक्टिव काम है। इन दबी हुई कहानियों को सामने लाकर हम ये पक्का करते हैं कि वो हमेशा के लिए खामोश ना हो जाएं। हम यादों को फिर से हासिल करते हैं और ऐसा करके हम अपने आने वाले कल को एक नई शक्ल देते हैं।